हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आज आप सब लोग देख रहे हैं हमारे मेडिको नर्सिंग चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर मेडिको नर्सिंग चैनल के ऊपर काफ़ी दिनों से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड लेक्चर वीडियो जो कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए हेल्पफुल लेक्चर वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। हमारे जो भी वीडियोज़ होते हैं इस चैनल के ऊपर, जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के रिलेटेड जो भी लेक्चर वीडियोज़ होते हैं वो सारे वीडियोज़ के अंदर नोट्स और एक्सप्लेनेशन दोनों कंबाइन रूप से साथ में चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को इसमें हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी मदद हो रही होगी आपकी तैयारी को अच्छा करने में। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका कोई डाउट है क्लासों से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, जैसा कि हम सब ने देख लिया है कि पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम का हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया हमने देख लिया। सोडियम के बारे में देखा कि हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया, हमारी कल की लास्ट क्लास ही थी। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस है वो हमने पढ़ लिया है। तो आज का हमारा जो इम्बैलेंस है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इम्बैलेंस है, वो है हमारा कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम के बारे में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो आया है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया है तो इसका मतलब है हाइपोकैल्सीमिया इट इज रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया इज रिलेटेड टू कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम। हाइपोकैल्सीमिया वो किससे रिलेटेड है? कैल्शियम से रिलेटेड है। तो कैल्शियम से रिलेटेड है तो इसका जो नॉर्मल बात करते हैं इसके बारे में, कैल्शियम के बारे में, तो जो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है वो होता है 9 mg/dl से लेकर के 10.5 mg/dl तक होता है। ठीक है, नॉर्मल जो सीरम कैल्शियम लेवल होता है वो कितना होता है? 9 से लेकर 10.5 mg/dl तक सीरम कैल्शियम लेवल है वो, ये है क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, कुछ ऐसे आप ऐसी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में देखोगे या फिर कुछ ऐसे रेफरेंसेस देखोगे, जो भी रेफरेंसेस वेरियस बुक्स हैं उनके अंदर देखोगे तो कईयों में बुक में 8 8 से लेकर के 10 पॉइंट समथिंग दे रखा है। ठीक है, तो ये एक वेरिएशन है, बट जो एक एवरेज वेरिएशन है वो मैंने यहाँ पे, जो एवरेज रेंज है कैल्शियम की, वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करी है, जो कि क्या है 9 से लेकर के 10.5 mg/dl तक ये नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है। ठीक है, तो कैल्शियम है वो भी एक हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है और इंपॉर्टेंट आयन भी है। ये कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजीज होती है उनको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को, हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट जिसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, उन होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया, ये तो होगी नॉर्मल कैल्शियम की बात कि भाई 9 से लेकर 10.5 तक का इसका mg/dl इसका नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया क्या कंडीशन है? हाइपोकैल्सीमिया स्टूडेंट्स एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल है, ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल है वो कहाँ चला जाता है? 9 से नीचे चला जाता है। ठीक है, 9 से नीचे चला जाता है। हाइपोकैल्शियम कंडीशन, सीरम सीरम कैल्शियम लेवल बिलो 9 mg/dl। ठीक है, 9 mg/dl से नीचे चला जाता है। ठीक है, 9 mg/dl से क्या चला जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब नीचे हो सकता है 7 8 9 7 8 6, ये जिस रेंज में, मतलब 9 से नीचे होगा। ठीक, 9 से, अगर 9 mg/dl, 9 mg/dl से अगर सीरम कैल्शियम लेवल बिलो है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है वो कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया के। हाइपोकैल्सीमिया के कौन कौन से कोजेज हैं? ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया के कौन कौन से ऐसे कोजेज हैं जिनकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया है वो हो रहा है? ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया की जो कोजेज हैं उनके अंदर देखिए, फर्स्ट वन हमारा जो कोज है हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, वो कोज है इनिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट से जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनिबिट हो जाता है तो भी बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्या हो रही है? डिफिशियंसी हो रही है। नॉर्मली जो हम कैल्शियम ले रहे हैं वो हमें डाइटरी सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, डाइटरी सोर्सेज से हम उसको गेन करते हैं। ठीक है, तो वो डाइटरी सोर्सेज है वो जीआई ट्रैक्ट में जाते हैं, वहाँ से कैल्शियम जो भी न्यूट्रिशन या इलेक्ट्रोलाइट्स उनका क्या होता है? नॉर्मली एब्जॉर्प्शन होता है। अगर वहीं से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर हमें डिफिशियंसीज हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो भी विटामिन हैं, उनकी क्या होने लग जाएगी? हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसीज होने लग जाएंगी। तो आज का जो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो
पहला कोज है कि इनिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन है वो इनिबिट हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम मैंने Ca+ लिखा है कैल्शियम को, ठीक है। कैल्शियम पूरा ही लिख देता हूँ, कैल्शियम नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द, कहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सॉरी, ठीक है। तो इसी पहले कोर्स के अंदर यही बताया गया है कि जीआई ट्रैक्ट के थ्रू कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो जब बंद हो जाता है तो कौन कौन से रीजन है जिनके अंदर बंद हो सकता है, तो वो बताया गया। तो फर्स्ट वन हमारा जो कोज है वो कोज है कि इनएडिक्वेट ओरल इंटेक ऑफ कैल्शियम। अगर मान लीजिए आप डाइटरी सोर्सेज के थ्रू नॉर्मली हमें कैल्शियम है वो प्राप्त हो रहा है और आप ऐसी डाइट का सिलेक्शन कर रहे हो या फिर आप ऐसी डाइट के कंज्यूम कर रहे हो, इंजेस्टेड कर रहे हो, खाने में ले रहे हो, जिस डाइट के अंदर जिस फूड के अंदर या जिस जो फूड कंटेंट है उन फूड कंटेंट के अंदर कैल्शियम पहले से ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। अगर आप कैल्शियम, मान लीजिए आप कैल्शियम जो जिस फूड के अंदर या जिस फूड कंटेंट के अंदर कैल्शियम होता है वो फूड कंटेंट आप ले ही नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जाएगा कहाँ से, ठीक है। तो पहला तो ये हो सकता है कि इनएडिक्वेट इंटेक, आप बाहर से खाओ ही नहीं, ठीक है, तो वो कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम सच एज सीलिएक डिजीज और कॉन्स डिजीज। आपने देखा होगा जब भी आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ा था, तो ये दोनों से जो ये दो सीलिएक डिजीज और कॉन्स डिजीज, ये दोनों डिजीज किस डिजीज के अंडर क्लासीफाई होती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर इनको क्लासीफाई किया जाता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर दो डिजीजेज आती हैं जिसमें आपकी सीलिएक डिजीज और एक होती है कॉन्स डिजीज, ठीक है। IBS होता है, ठीक है, ये सारे डिजीजेज IBS इन्फ्लामेटरी बाउल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, ये सारे इसी इन्फ्लामेटरी बाउल जो सिंड्रोम होता है उसी के अंदर आती है। तो इन डिजीजेज के अंदर क्या होता है, सीलिएक डिजीज के अंदर तो क्या होता है, ग्लूटीन से एलर्जी होती है, ग्लूटीन फ्री डाइट लेनी होती है, ठीक है। और कौन डिजीज के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, ठीक है। तो देखिए सीलिएक डिजीज के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि एलर्जी विथ ग्लूटीन प्रोटीन, ठीक है, ग्लूटीन से क्या हो रही है, एलर्जी हो रही है, ठीक है। ये तो है अपनी सीलिएक डिजीज के अंदर ग्लूटीन से, ग्लूटीन का मतलब ये यहाँ पर सीलिएक डिजीज है उसका मेन यही रोल है कि ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के अंदर इम्पेयर्ड कर देती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन है जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो न्यूट्रिशंस हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस एब्जॉर्प्शन को ये क्या कर रही है, इम्पेयर्ड कर रही है, ठीक है, सीलिएक डिजीज। दूसरी है कॉन्स डिजीज, इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेशन होता है किसी भी ईडियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, जिसमें क्या होता है जो इंटेस्टाइनस का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ से जो एब्जॉर्प्शन होना होता है, जो सीलिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उस कंडीशन के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी डिफिशियंसी हो सकती है। मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थी, ठीक है, इसके अंदर आपको स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है, स्वेलिंग हो रखी है, अब यहाँ पर जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या जो भी कंटेंट है उनका एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली चल रही होती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, डैमेज हो रखे हैं टिश्यूज, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ से जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है आपकी जो डाइट के वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर डाइट की जो भी डिफिशियंसी हो जाएगी, पर्टिकुलर जो भी न्यूट्रिशन होगा उसकी क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट कोर्स था इसका कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो कैल्शियम उसका एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो रहा है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूंगा। तो हमारे दो कोज हो गए, एक तो इनएडिक्वेट इंटेक और एक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में मैंने बताया कि जो भी जीआई ट्रैक्ट है उस ट्रैक्ट के अंदर इम्पेयर्ड होते हैं या फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाते उसके, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन है आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस
लैक्टेज एंजाइम की यहाँ पे क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। उस वजह से जो लैक्टोज कंटेनिंग है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो भी इंडिविजुअल जिसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम की क्या होती है, डिफिशियंसी। अब डिफिशियंसी होने की वजह से क्या होता है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इस क्लाइंट को यही एडवाइस दी जाती है, जिस क्लाइंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उसको यही एडवाइस दी जाती है कि आपको क्या करना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, डेयरी प्रोडक्ट्स को वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, उसको डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारे सिम्टम्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब डेयरी प्रोडक्ट्स को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, हमारा इंडियंस कल्चर, एशियंस का है, जो डाइटरी पैटर्न है, उस डाइटरी पैटर्न के अंदर हमने देखा है कि जो कैल्शियम के हमारे जो सोर्सेज हैं, वो हमारे सोर्सेज सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से आ रहे हैं। लगभग मैक्सिमम हमारे जो कैल्शियम के सोर्सेज हैं, जो कैल्शियम के जो डाइटरी सोर्सेज हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से आते हैं। अब अगर हमारे क्लाइंट को अगर अब लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि भाई आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने। अब डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेगा तो कैल्शियम है वो भी पेशेंट की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। अब वो कैल्शियम पेशेंट की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो वहाँ पर कि वहाँ पर डेफिनेटली है कि कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। अवॉइड द डेयरी प्रोडक्ट्स, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स है वो क्या है, सोर्स ऑफ, डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं सोर्स ऑफ कैल्शियम, डिक्रीज कैल्शियम की जो सोर्सेज थे वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और इनकी वजह से क्या हो जाती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी, कैल्शियम की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये है इसका मेन रीज़न कि कैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो पेशेंट के अंदर या पेशेंट की बॉडी के अंदर कैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी है वो कॉज करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है। तो हमारे दो कोर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने अच्छे से कि इनएडिक्वेट इंटेक, ओरल इंटेक, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, सेलिएक डिजीज और कौन सी डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंट। नेक्स्ट वन है इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन डी, इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन डी, ठीक है, इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन डी। जैसा कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एसोसिएटिव स्टडी के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। एसोसिएटिव स्टडी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपने थोड़े दिनों पहले या फिर जैसे भी आप टीवी में देखते हो, ठीक है, अभी तो ट्रेंडिंग में तो नहीं है, बट कुछ समय पहले एक हॉर्लिक्स का ऐड आता था, जिसमें एक वुमन दूसरी वुमन से पूछती थी कि तुम कैल्शियम के लिए क्या देते हो, ठीक है, तो उसमें बोलती है हॉर्लिक्स, और मतलब दूध दूध। लेकिन हॉर्लिक्स में क्या होता था उस टाइम, जो ऐड में बताया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐड में बताया गया था कि हॉर्लिक्स के अंदर कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है ना बॉडी के अंदर, वो कब होगा, जब विटामिन डी अवेलेबल होगा, ठीक है। विटामिन डी ही कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल vitamin D is responsible for the absorption of the calcium from the GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है इसका मेन रीज़न कि कैसे अगर आप विटामिन डी का इनएडिक्वेट इंटेक होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि पेशेंट के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, जो कैल्शियम है, जो विटामिन डी है, विटामिन डी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है, ठीक है। विटामिन डी हमें कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, क्या कहाँ से मिलती है, सनलाइट, सनलाइट है उसके अंदर हमारी बॉडी, जैसे ही हमारी बॉडी पे सनलाइट आएगी, सनलाइट आने से क्या होती है, हमारी बॉडी की जो एपिडर्मिस है, स्किन है, उसके अंदर कैल्सिफिरोल्स है वो पाए जाते हैं, ठीक है। प्रिकर्सर, कैल्सिफिरोल्स क्या है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी के, ठीक है। विटामिन डी के प्रिकर्सर्स हैं वो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही स्किन के ऊपर सनरेज आएंगी,
है, सूर्य की किरणें आएंगी, वैसे क्या होगा, जो प्रिकर्सर है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सनलाइट है वो विटामिन डी का हमारे लिए एक रिचुअल सोर्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन है अपना एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज के अंदर आप सब देख सकते हैं कि एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज के अंदर है कि मान लीजिए बॉडी से कैल्शियम का एक्सक्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज में क्या होता है, Ca प्लस कैल्शियम इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द किडनी, कैल्शियम इज नॉट रीअब्जॉर्ब, नॉट रीअब्जॉर्ब बाय द किडनी, किडनी के द्वारा उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्योंकि एंड स्टेज है, किडनी अपनी लास्ट स्टेज के अंदर है। ठीक है, फंक्शनिंग में है वो, धीरे धीरे उसकी इम्पेयर्ड होती जा रही है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या आप देखोगे स्टूडेंट, आप ये देखोगे कि किडनी है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस करना शुरू कर देती है। साथ के साथ आप देखोगे कि जो किडनी है वो एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी हेल्प करती है। एसिड बेस बैलेंस वो क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस के अंदर क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो उस कंडीशंस के अंदर आप स्टूडेंट्स आप ये देखोगे कि एसिड बेस बैलेंस है वो भी इम्पेयर्ड होगा। इम्पेयर्ड होगा तो क्या होगा, वहाँ पर H प्लस आयंस है। ठीक है, एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज के अंदर साथ ही साथ क्या होता है, जैसे जैसे एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज आती है तो फ्री फॉस्फेट, फ्री फॉस्फेट है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये फ्री फॉस्फेट है, जो ब्लड सीरम के अंदर जो फॉस्फेट का लेवल है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज में। और जैसे जैसे इस फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा तो ये फॉस्फेट क्या करता है, जो ब्लड सीरम के अंदर जो ब्लड सीरम के अंदर जो फ्री कैल्शियम है उसको क्या करता है, बोन वगैरह के अंदर ले जा करके डिपॉजिट, बोन है, टीथ है, ठीक है, यहाँ पर ले जा करके उसको क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, फ्री फ्री जो फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, डिपॉजिट द कैल्शियम, deposit the calcium into the किसके अंदर डिपॉजिट कर देगा भैया, ठीक है, कैल्शियम बॉन्ड के अंदर, टिथ, यहाँ पर ले जाकर के इसको डिपॉजिट कर देगा। अब डिपॉजिट कर दिया तो सीरम कैल्शियम है उसका क्या होगी, कमी हो गई। सीरम के अंदर जो कैल्शियम फ्री घूम रहा था तो फॉस्फेट ने क्या किया, उसको पकड़ करके बॉन्ड में डिपॉजिट कर दिया, वहाँ जमा कर दिया। तो अब सीरम के अंदर क्या हो गई, कैल्शियम की डिफिशियंसी, और उसे क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो ये भी एक इसका मेन कॉज है कि एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, एसिड बेस इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। साथ के साथ तीसरा उसके अंदर रीज़न है हमारा कि एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट का जो लेवल है वो धीरे धीरे सीरम के अंदर इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि किडनी फॉस्फेट को बाहर नहीं निकाल पाती। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस होने की वजह से। तो अब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही जो फ्री फॉस्फेट है, जो रेडिकल फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट क्या करता है, जो ब्लड सीरम के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट था उस कैल्शियम को ले जा करके डिपॉजिट कर देता है बोन के अंदर। ठीक है, बोन है, टीथ है, जहाँ भी कैल्शियम का मोस्टली डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ ले जा करके उसको डिपॉजिट कर देता है, जिससे क्या होगा, ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाती है। और कैल्शियम की डिफिशियंसी को ही हम क्या कह रहे हैं, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कॉज है कि पहला कॉज था कि जीआई ट्रैक्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा कॉज है इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन का मतलब है कि कैल्शियम वो बाहर निकलने लग जाए। ठीक है, एक्सेसिव डिस्चार्ज, डिस्चार्ज और एक्सक्रिएशन, डिस्चार्ज और एक्सक्रिएशन ऑफ कैल्शियम, एक्सेसिव डिस्चार्ज एंड एक्सक्रिएशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। अगर हमारी बॉडी से कैल्शियम का एक्सक्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, कैल्शियम उसके क्या हो सकते हैं, डिफिशियंसी होते हैं। इट में ऑल्सो कोज द हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया वो अराइज हो सकता है। तो फर्स्ट वन है रीनल डिसऑर्डर्स। अगर किडनी है वो काम करना कम कर दिया है, किडनी की फंक्शनिंग जो है, किडनी की जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी वो कम हो चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, किडनी है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, नॉट एब्जॉर्ब कैल्शियम, नॉट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम यूरिन। ठीक है, कैल्शियम जो यूरिन है उसके साथ कैल्शियम का भी एक्सक्रिएशन हो रहा है, किडनी काम नहीं कर रही ढंग से, उसने कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं किया,
तो कैल्शियम बाहर चला गया, बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई। डायरिया, इन केस ऑफ डायरिया में देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स की डायरिया के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फूड कंटेंट या जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली स्टूल का पास आउट होता है, ठीक है, बाउल मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंट स्टूल का पास आउट होता है। स्टूल पास आउट आने के साथ ही क्या होता है, तो डाइटरी कंटेंट है वो भी बाहर निकल जाते हैं, स्टूल के साथ ही वो भी क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर का उनको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता, क्योंकि फ्रिक्वेंटली वो जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है हमारा, वो स्टूल पास आउट कर रहा है। स्टूल पास आउट करने की वजह से जो भी डाइटरी हमारे एलिमेंट्स थे, न्यूट्रिशन थे, डाइटरी जो भी न्यूट्रिशन था उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन के अंदर पोटेशियम की क्या सॉरी कैल्शियम की क्या हो सकती है, डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट वन है वुंड ड्रेनेज, स्पेशली जीआईटी, ठीक है। स्पेशली जीआईटी का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, वुंड ड्रेनेज में ये है कि अगर मान लीजिए कोई इंटेस्टाइन के जैसे कोलोस्टोमी इरिगेशन वगैरह कर रहे हैं, अपन कंटिन्यूस कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं, स्टोमक वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो डाइटरी कंटेंट से जो कैल्शियम वगैरह होता है वो क्या होता है, प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो ईजिली बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अगर वहाँ का कोई वुंड है, वहाँ की कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आप इरिगेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वुंड ड्रेनेज है, ठीक है, उसमें भी वो जो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जो मान लीजिए अगर आपने इलियोस्टोमी बना रखी है, ठीक है, इलियोस्टोमी बना रखी है, जेजुनोस्टोमी बना रखी है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि जो भी स्टूल है वो जल्दी पास आउट हो जाता है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन का टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं मिलेगा तो कैल्शियम की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी आती है स्टिटोरिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बार इसके ऊपर पूछा जाता है। स्टिटोरिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज fat excretion in the stool, ठीक है, स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा फैट है वो क्या हो रही है, पास हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है, स्टूल पास आउट करने के साथ साथ फैट भी है वो बाहर निकल रही है स्टूल के साथ, ठीक है, फैट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये इस कंडीशन के अंदर कैसे होगा, अब इस कंडीशन के अंदर ऐसे होगा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन की अगर हम बात करें तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आते हैं आपके A, D, E, K, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन आता है, A, D, E, K। अब ये A, D, E, K फैट सोल्यूबल में आते हैं, तो इसका मतलब है अगर फैट ज़्यादा हो रही है, मतलब स्टिटोरिया हो रहा है, अगर मान लीजिए स्टिटोरिया हो रहा है मतलब फैट और लिपिड पास विथ स्टूल, अगर लिपिड्स है वो स्टूल के साथ पास हो गई है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टिटोरिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अगर लिपिड है वो बाहर चली गई स्टूल के साथ तो क्या होगा, आपके A, D, E के विटामिन A, D, E के क्या क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब लिखो यहाँ पे, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर नॉट एब्जॉर्ब, फैट सोल्यूबल विटामिन उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब फैट सोल्यूबल विटामिन का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो आप खुद देख सकते हैं कि जब विटामिन डी नहीं मिलेगा, अभी हमने बात की थी, जब विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिफिशियंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, डिफिशियंसी ऑफ द किसकी डिफिशियंसी होगी, विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी, विटामिन डी। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक बात की थी कि विटामिन डी इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोकैल्सीमिया, वो कंडीशन आपकी कहलाती है हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये हो गया अपना, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आगे जाके देखते हैं कि लास्ट हमारा जो मेन कोज है वो कोज है, कौन सा कोज है कि कंडीशन दैट डिक्रीज द आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ऐसी कंडीशंस जिन कंडीशंस के अंदर जो कैल्शियम का जो आयोनाइज फ्रैक्शन है, ठीक है, आयोनाइज और नॉन आयोनाइज कैल्शियम का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन भी हमारे लिए क्या कोज कर सकती है, हाइपोकैल्सीमिया कोज कर सकती है। कैसे कोज करती है वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं आयोनाइज और नॉन आयोनाइज। ठीक है, आयोनाइज फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आयोनाइज्ड फ्रैक्शन, आयोनाइज आयोनाइज फ्रैक्शन। अब आयोनाइज फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हो, आयोनाइज फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आयोनाइज फ्रैक्शन का मतलब होता है, आयोनाइज फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम, मैं Ca+ लिख रहा हूँ, एंड आयोनाइज प्लस आयोनाइज कैल्शियम एंड एलिमेंट या नॉर्मल कैल्शियम अपना, और एलिमेंट कैल्शियम। एलिमेंट कैल्शियम जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल आयोनाइज है, मतलब जो आयनिक रिएक्शंस के लिए अवेलेबल है। तो वो उन दोनों आयोनाइज फ्रैक्शन का मतलब होता है आयोनाइज और नॉन आयोनाइज कैल्शियम के बीच का जो रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं नॉन आयोनाइज भी लिख सकते हैं, नॉन आयोनाइज्ड कैल्शियम। नॉन आयोनाइज्ड कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम और नॉन आयोनाइज्ड कैल्शियम के बीच का जो रेशियो होता है उस रेशियो, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइज्ड फ्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइज्ड फ्रैक्शन। अब ये आयोनाइज्ड फ्रैक्शन है वो कैसे कर रहा है देखना। ठीक है, आयोनाइज्ड फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा जो कोज है जिसकी ऐसी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो जो आयोनाइज और जो आयोनाइज और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइज। आयोनाइज और नॉन आयोनाइज जो कैल्शियम उनके बीच के हैं, उनके जो रेशियो है वो डिस्टर्बेंस होता है। तो पहली कंडीशन है, फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो आ रही है हाइपर प्रोटीनीमिया। ठीक है, हाइपर प्रोटीनीमिया, हाइपर प्रोटीनीमिया ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कौन सी कंडीशन के अंदर इंक्रीज होता है। अब देखो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लड में सबसे पहले प्रोटीन आएगी, वो ब्लड में आएगी, ब्लड के थ्रू फिर वो किडनी के पास जाकर के उसका एक्सक्रिएशन होना, मतलब प्रोटीन यूरिया वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रोटीनीमिया है, प्रोटीनीमिया के अंदर क्या हो जाएगा, जो भी आयोनाइज्ड आपका जो कैल्शियम है, जो भी आपका आयोनाइज्ड कैल्शियम है, आयोनाइज्ड कैल्शियम बाइंड विथ आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो बाइंड हो जाएगा एल्ब्यूमिन के साथ। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है, एक ब्लड की प्रोटीन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन और फिब्रिन। ठीक है, तो आयोनाइज कैल्शियम है वो बाइंड विथ एल्ब्यूमिन, आयोनाइज कैल्शियम वो क्या हो गया, बाइंड विथ किसके साथ बाइंड हो गया, वो बाइंड हो गया आपकी एल्ब्यूमिन के साथ। अब एल्ब्यूमिन क्या कर रही है, अब एल्ब्यूमिन किडनी के पास जाएगी और किडनी के यूरिन में बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन ने क्या किया, कैल्शियम को साथ में बाइंड किया और पकड़ के उसको अपने साथ यूरिन के साथ बाहर ले गए। ठीक है, तो ये कंडीशन भी क्या कोज कर रही है आपको, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो प्रोटीनीमिया के अंदर भी क्या हो रहा है, आयोनाइज्ड कैल्शियम है उसका लेवल है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो क्या कर रहा है, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगा और एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो करके वो क्या कहाँ चला जाएगा, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन के अंदर वो बाहर निकल जाएगा कैल्शियम भी। नेक्स्ट वन है एल्किलोसिस। एल्किलोसिस की कंडीशंस के अंदर भी आप देखोगे कि जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो क्या करते हैं, इसमें आयोनाइज्ड कैल्शियम के अंदर क्या होता है नॉर्मली इन केस ऑफ एल्किलोसिस, इसमें जो आपका आयोनाइज्ड जो कैल्शियम है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो रहा है, सेम वही इटियोलॉजी रहेगी। इसमें भी जो कैल्शियम है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगा। ठीक है, और बाइंड होने एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाएगा तो सीरम के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, सीरम में कैल्शियम की कमी हो गई, वही कंडीशन क्या कहला रही है हमारी, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट कोज है मेडिकेशन सच एज द कैल्शियम चिलेटिंग और बाइंडर्स। तो ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन जो मेडिसिन क्या कर रही है, कैल्शियम को बाइंड कर रही है, कैल्शियम के लिए एक चिलेटिंग एजेंट का काम कर रही है। जब मैंने ड्रग्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया था आप लोगों को, ठीक है, फार्मेकोलॉजी पढ़ाई थी मैंने, ऑक्सीटोसिन की एंटीडोट पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, तो एंटीडोट का जब हमने डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था आपको कि चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, ये चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको, जब हमने एंटीडोट्स पढ़े थे तो उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ से वो वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो एंटीडोट वाला। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको, और मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो का उसके अंदर, उसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दूंगा। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट्स हैं।
तो मेडिकेशन कुछ ऐसी, अगर आप ऐसी मेडिकेशन या आपका पेशेंट ऐसी मेडिकेशन का यूज़ कर रहा है, उन मेडिकेशंस के यूज़ करने से क्या हो रहा है, कैल्शियम है वो चिलेटिंग काम कर रहा है, चिलेटिंग एजेंट्स के साथ बाइंड होकर के बाहर निकल रहा है। तो उस कंडीशंस के अंदर भी क्या हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। नेक्स्ट वन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो पेनक्रियाटाइटिस एक मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेनक्रियाज में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हाइपोथेटिकल रीजंस दिए हुए हैं, किसी में भी कहीं भी कोई क्लियर रीजन नहीं मिला कि भाई एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वजह से कैसे हाइपोकैल्सीमिया कोज हो रहा है, ठीक है। तो यही है हमारे मतलब हम इसको एक हाइपोथेटिकल रीजन में यही मान सकते हैं कि फैट के डाइजेशन के अंदर हेल्प नहीं हो पाएगी, ठीक है। फैट और ग्लूकोज इनका डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन हमारा रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। मान लीजिए अगर हम पैराथायराइड ग्लैंड का रिमूव कर देते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड है उसको रिमूव कर देते हैं, तो पैराथायराइड ग्लैंड से क्या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से। अब अगर आप पैराथायराइड ग्लैंड है उसको निकाल रहे हो, ठीक है, पैराथार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, ये क्या करता है, डिपॉजिट कैल्शियम को, डिपॉजिट कैल्शियम को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। जरूरत पड़ने पे डिपॉजिट जो कैल्शियम है उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। कहाँ से कहाँ डिपॉजिट है, दांत के अंदर है, हमारे बोन के अंदर है, ठीक है। इन जगह जहाँ पर भी कैल्शियम का डिपोजिशन हो रखा है वहाँ से ये क्या कर देता है, कैल्शियम को रिलीज करवा देता है जब कैल्शियम की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, या सीरम लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, रिलीज करवा देता है पैराथार्मोन हार्मोन। लेकिन आपने अब क्या कर दिया, आपने पैराथायराइड ग्लैंड है उसको ही आपने निकाल के बाहर कर दिया। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आपकी पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और पैराथायराइड ग्लैंड को आपने निकाल दिया तो डिफिशियंसी हो जाएगी आपके पास पैराथार्मोन हार्मोन की, पैराथार्मोन हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई। अब पैराथार्मोन हार्मोन की डिफिशियंसी होने से क्या हुआ, पैराथार्मोन हार्मोन नहीं है तो वो क्या कर, वो क्या नहीं कर पाएगा, कैल्शियम उसको रिलीज नहीं कर पाएगा जब जरूरत होगी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करने की। तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या कहाँ से, बोन से रीअब्जॉर्प्शन या बोन को ना, बोन से कैल्शियम का रिलीज नहीं कर पाएगा। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बोन का, ठीक है। बोन से कैल्शियम को रिलीज नहीं कर पाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि पैराथायराइड ग्लैंड निकाली, हमने थायराइड ग्लैंड को नहीं निकाला है, तो थायराइड ग्लैंड से क्या निकल रहा है, कैल्सिटोनिन है, ठीक है। और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, जो भी कैल्शियम होता है Ca+ को क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, Ca+ को डिपॉजिट कर देता है, डिपॉजिट कर देता है बोन के अंदर ले जा करके, ठीक है। बोन के अंदर ले जा करके ये क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। अब आपने क्या किया, थायराइड ग्लैंड तो अपना काम कर रही है, नॉर्मली फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन बनेगा, वहाँ से कैल्सिटोनिन बन करके क्या करेगा, जो भी कैल्शियम मिलेगा उस कैल्शियम को ले जाके बोन के अंदर जमा कर देगा, बोन में क्या कर देगा, वो जमा कर दिया। अब बोन में उसने जमा कर दिया तो क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अब आपको जरूरत है पैराथार्मोन हार्मोन की, ताकि वो वहां से वापस उठाए, ठीक है। वो वहां से उस कैल्शियम को वापस उठा करके ब्लड सीरम में उसको फ्रीली छोड़े, ताकि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, जो सीरम का जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। लेकिन आपने क्या कर रखा है, पैराथायराइड ग्लैंड है उसको बाहर निकाल रखा है, पैराथायराइडेक्टोमी कर रखी है आपने, ठीक है। तो अब उस कंडीशन के अंदर पैराथार्मोन हार्मोन की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो क्या नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। जितना भी कैल्शियम होगा वो कैल्सिटोनिन है वो क्या कर देगा, बोन के अंदर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका मेन रीज़न है कि रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड है वो कैसे इम्पैक्ट करती है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल है वो इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो पोज है वो है हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, ठीक है। किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया। अब ये एक ऐसी कंडीशन है, हाइपर फॉस्फेट है, फॉस्फेट का लेवल है वो नॉर्मली रीनल डिसऑर्डर्स के अंदर बढ़ता है, रीनल डिसऑर्डर्स, फॉस्फेट का जो लेवल है मोस्ट कॉमनली रीनल डिसऑर्डर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। रीनल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, फॉस्फेट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब गए यहाँ पर एक फिजियोलॉजी काम करेगी, जब जब ब्लड सीरम के अंदर फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज फॉस्फेट लेवल, इंक्रीज फॉस्फेट लेवल इन सीरम,
ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड सीरम के अंदर फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा तो जो फ्री फॉस्फेट है, फ्री फॉस्फेट जो फ्री फॉस्फेट है वो क्या करेगा, डिपॉजिट कैल्शियम को क्या कर देगा, डिपॉजिट द कैल्शियम, डिपॉजिट द कैल्शियम इनटू द बोन। वो क्या करेगा, जो कैल्शियम है उसको क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा बोन के अंदर ले जा करके। ठीक है, तो रीनल डिसऑर्डर हुआ, रीनल डिसऑर्डर हुआ तो अब यहाँ पे देखने का थोड़ा सा देखिएगा। रीनल डिसऑर्डर में क्या हुआ, फॉस्फेट का लेवल वो इंक्रीज हुआ। फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होते ही फॉस्फेट क्या कर रहा है, फॉस्फेट फ्री है सीरम, ब्लड सीरम के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर। ठीक है, फॉस्फेट फ्रीली घूम रहा है। अब फॉस्फेट ने क्या किया, जो कैल्शियम ब्लड सीरम के अंदर था उसको ले जा करके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया बोन के अंदर। तो ब्लड सीरम के अंदर क्या हो गई, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है कि कैसे हाइपरफॉस्फेटेमिया है वो क्या कोज कर रहा है, क्या कोज कर रहा है, हाइपोकैल्सीमिया। तो स्टूडेंट्स, आप आज की क्लास में हमने देखा कि हाइपोकैल्सीमिया क्या कंडीशन होती है। ठीक है, कौन कौन से उसके कोज है। तो फर्स्ट वन कोज था कि गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। एक एक कोज को हमने अच्छे से डेरिवेटिव तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा था कि कैल्शियम का एक्सक्रीशन, कैल्शियम हमारी बॉडी से ज़्यादा निकलने लग जाए। उसके बाद तीसरा कोज था कि ऐसी कंडीशंस जो कैल्शियम के आयनाइज्ड फ्रैक्शन को क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, कैल्शियम में जो आयोनाइज और नॉन आयोनाइज जो कैल्शियम है उसका जो रेशियो है उसमें इम्बैलेंस कर देती हैं। तो वो कंडीशंस क्या है, उस कंडीशंस के वो ये सारी कंडीशंस भी क्या कोज कर सकती हैं, हाइपोकैल्सीमिया कोज कर सकती हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।